हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेसी ज्ञान क्लासेस से। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी ख के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। पार्ट्स में 5 या 6 क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएंगे। आप पेपर में भी देखेंगे। जब पेपर में आएंगे तो हमारा पहला बात सिलेबस है हिंदी भाषा और साहित्य ख का। ये हिंदी का उद्भव और विकास, प्रमुख बोलियाँ, साहित्य के इतिहास से, फिर कबीर, तुलसी, ये बिहार भूषण से आधुनिक कविता इसमें, जिसमें जयशंकर प्रसाद है, हरिवंश राय बच्चन है। तो इसमें ये सब है। हिंदी क ख ग इन सब में यूनिट नंबर 1 तो सेम है, यूनिट नंबर 2 और 3 4 में इन सब में चेंजेस है। तो आप देख लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके पास और भी पार्ट्स के नोटिफिकेशन आते रहे। हिंदी भाषा और साहित्य उद्भव ख के क्वेश्चन से पहले क्या देगा, हिंदी भाषा के उद्भव प्रकाश डालिए, चाहे भाषा के बारे में व्याख्या कीजिए। तो इसे पूरा ये मान लीजिए नोट्स की तरह इस क्वेश्चन पे चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए, इस यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 1 में कैसे भी क्वेश्चन है, आपको यही आंसर लिखने हैं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी बदल के दे। तो हमारा क्या आंसर होगा, परिचय। पहले सबसे पहले परिचय देंगे हिंदी में। हिंदी भाषा का उद्भव प्राचीन भारतीय भाषा से हुआ है। इसकी शुरुआत संस्कृत से हुआ है, जो कि समय के साथ साथ बदल गई है। क्या हुआ, हमारी हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है, बहुत पहले भारतीय भाषा में सबसे पहले हमारी क्या संस्कृत चलती थी, उसके बाद हमारे यहाँ बदलती गई है। कैसे बदले वो देखते हैं। साथ बदल गए विभिन्न भाषाओं में आदिकाल में हिंदी की बोलियों का विकास हुआ, जिनमें प्राकृतिक और अपभ्रंश प्रमुख है। मध्यकाल में हिंदी की बोलियां जैसे अवधी, ब्रज और भोजपुरी ने आकार लिया, और आधुनिक काल में ही हिंदी एक प्रमुख भाषा में स्थापित हो गई। हमारे जो आदिकाल में क्या हुआ, अलग अलग बोलियों का विकास हो गया, जिसमें मध्यकाल में तो आते आते हमारी अवधी, ब्रज, भोजपुरी ने आकार ले लिया। इन सब भाषा ने क्या है, आकार ले लिया। आधुनिक काल में तो हिंदी एक प्रमुख भाषा ही बन गई। 3 काल है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो इन तीनों काल में बताया जा रहा है कि आदिकाल में हमारा हिंदी बोलियों का पहले विकास हुआ, मध्यकाल में वो सब भाषाएं आईं, आकार लिया उन्होंने, आधुनिक काल में उन्होंने स्थापित ही अपना एक प्रमुख भाषा में स्थापित कर लिया। हिंदी का उद्भव वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा की 3 स्थानीय बोलियां थी, पश्चिम, उत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। पाली काल में एक और भाषा का विकास हुआ जो दक्षिणी भाषा थी। पाली काल में एक और भाषा का जो हमारा विकास हुआ, कौन सी भाषा थी, दक्षिणी भाषा थी। लेकिन प्रकृति काल में यह संख्या 6 से 7 हो गई, जिनके नाम है ब्राचर। लेकिन हमारा जो प्रकृति जो काल थी, इसमें 6 से 7 हो गए। इसमें क्या क्या नाम थी, ब्राचर, केकब, टक, सौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मगधी। इन्हीं से अपभ्रंश काल में अपभ्रंश स्थानीय बोलियां विकसित हुई, और इन्हीं से क्या हुआ, बोलियों को विकसित हुआ। पता है इसमें नाम थोड़े मुश्किल है, बट याद कर लेना क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन से इसमें जो आते हैं 12 नंबर के आते हैं, तो बड़ा आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। अपभ्रंश बोलियों से आधुनिक भाषा बनी, जैसे ब्राचन से सिंधी। कौन सी भाषा से क्या बना, ब्राचन से सिंधी बना। और के कहाँ, लहंदा। टक्का से क्या, पंजाबी का भाषा बना। महाराष्ट्र से मराठी का भाषा बना। सौरसेनी से गुजरात, राजस्थानी, पश्चिमी, हिंदी। और सौरसेनी से गुजराती बना, और राजस्थानी पश्चिमी से हिंदी बना। विकास अथवा इतिहास, हिंदी भाषा की जन्म में 1000 ईस्वी में हुआ था, और इसका इतिहास कब इसका जन्म हुआ, तो फिर 1000 ईस्वी में हुआ, और लगभग 1000 वर्षों की हो गई। 1000 वर्षों की हो गई। इस विकास को 3 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है, 3 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक के काल में तो हमारा आदिकाल जो है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। हिंदी भाग अपने आदिकाल में ही अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थे। आदिकाल जो है हमारा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक चला। तो हिंदी भाषा जो अपने आदिकाल में अपभ्रंश से बहुत अधिक निकट थे। किससे थे, बहुत अधिक निकट। 2 मिनट, डोंट डिस्टर्ब, बस 2 मिनट बस हो गया। तो ये आदिकाल क्या है, आदिकाल में हमारा 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का जो है अपभ्रंश एक वर्ड है जिसे याद करने से बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है।
अपभ्रंश अधिक निकट थी। क्यों कि इसी से हिंदी का उद्भव हुआ है। अपभ्रंश इसी से तो हिंदी का उद्भव हुआ है। आदिकाल में ही तो उद्भव हुआ, तब मध्यकाल में थोड़ा और बोलियों का विकसित हुआ, फिर आधुनिक काल में तो पूरा एक मुख्य भाषा बन गया। इसे याद रखना है। फिर इस आदिकाल की मुख्य विशेषता ये थी, क्या क्या मुख्य विशेषता थी? ध्वनि। आदिकाल की हिंदी मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वर, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो कि अपभ्रंश में प्रयुक्त होती है। अपभ्रंश में क्या है, उसमें क्या क्या प्रयुक्त होती है वो स्वर देखते हैं। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, बड़ी, छोटी यू, बड़ी यू, ए, ओ। ये 8 स्वर मूल थे। आधुनिक काल में ए और ओ का विकास हुआ, जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ईजी है, आपको कौन कौन से स्वर थे? तो अ तो आता ही है, ओ तक लिख दो। ए 8 स्वर थे, च, छ, ज, झ। संस्कृत पाली प्रकृति के अभ्भव में स्पर्श व्यंजन थे, च, छ, ज, झ। ये क्या है? संस्कृत पाली में एक अपभ्रंश स्पर्श में व्यंजन थे, किंतु लेकिन ये जो आदिकालीन हिंदी थी उसमें ये स्पर्श संघर्षी हो गए, और तब से यह स्पर्श संघर्षी हैं। और ये क्या है? तब से ये स्पर्श संघर्षी हैं। न, र, ल, स संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश में दंत्य ध्वनि थी। इससे क्या? दांत से निकलने वाली ध्वनि, जिसे हम आदिकालीन में दंत से वत् से कर दी। क्या कहती है? दंत से वत् से कर दी। क्या कहते ध्वनि थी? न, र, ल, स। थोड़ी राइटिंग खराब है, इसको मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखा है। अपभ्रंश ने ई, ड, ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकालीन की हिंदी में इनका विकास हुआ। न, म, ल, लट पहले संयुक्त व्यंजन थे। ये सब क्या थे? पहले संयुक्त व्यंजन थे। अब ये क्या बन गया? न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए हैं। पहले ये सब थे, उनका अब इन्हें यही डायरेक्ट कहा जाता है। पहले न, म, ल, अब तो डायरेक्ट न, म, ल के महान प्रताप रूप हो गए, अर्थात संयुक्त न रहकर मूल व्यंजन बन गए हैं। व्याकरण। इसी व्याकरण क्या है? आदि व्याकरण, इसी में हम देखेंगे किसी ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार, ये अलग अलग कालों को, तीनों काल का अलग अलग दे रखे हैं। तो इसीलिए ये सफिशिएंट है आपका। कोई भी क्वेश्चन आए यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 1, खाली उद्भव और विकास डालाओ, आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। व्याकरण। आदिकाल में हिंदी का व्याकरण अपभ्रंश में बहुत करीबी था, लेकिन समय के साथ अपभ्रंश ने व्याकरण के रूप में कम होते गए, और इसे क्या है? कम होते गए, और हिंदी ने खुद का रूप विकसित कर लिया। हिंदी ने अपना रूप ही खुद विकसित कर लिया। 1500 ईस्वी तक अपभ्रंश के रूप लगभग पूरी तरह खत्म हो गए और हिंदी ने अपनी पहचान बना ली। और 1500 ईस्वी तक तो बिल्कुल ही अपभ्रंश के जो रूप थे वो सब पूरी तरह खत्म हो गए। हिंदी अपनी एक पहचान बना कर घूम रही है भाई। शब्द भंडार क्या है? तो शब्द भंडार में आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपभ्रंश का ही था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आते गए। लेकिन इसमें क्या है? परिवर्तन धीरे धीरे किसी में परिवर्तन आते गए। भक्ति आंदोलन के शुरू होने से आदिकालीन हिंदी से तत्सम शब्दावली की संख्या बढ़ गई। इसके अलावा मुसलमानों के आगमन से हिंदी में फ़ारसी, अरबी, तुर्की शब्द आ गए। मुसलमान आए जिसके कारण कि हमारी भाषा आ गए, फ़ारसी आ गए, अरबी आ गए, तुर्की आ गए। जैसे कि गोरखवाणी में आकर नूर और काजी एवं पृथ्वीराज रासों में गाजी नजर आदि। भक्ति आंदोलन और मुसलमान के प्रभाव से कुछ शब्द निकल गए, और इनके जो भक्ति आंदोलन हुए इन सब के प्रभाव से कुछ शब्द क्या करें? निकल गए कुछ शब्द। जैसे कि हमारा क्या था? निकल गए, और हमारा उस कुछ शब्दों को निकल जाने का हम उसका प्रयोग बहुत कम हो गया, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता। जैसे बहुत शब्द है जो उसका इस्तेमाल नहीं होता। साहित्य प्रयोग। इस काल में साहित्य में प्रमुख डिंगल में मैथिली ही, डिंगल में क्या है? मैथिली है। दक्षिणी में अवधी, ब्रज तथा मिश्रित भाषा का प्रयोग मिलता है। इन सब क्या है? इस काल साहित्य में अलग अलग मतलब कि इस मिश्रित भाषा का। इस काल के प्रमुख हिंदी साहित्यकार है गोरखनाथ, विद्यापति है, नरपति है, नालह, चंद बंदरदाई है, कबीर तथा शाह मिराजी आदि हैं। इस नाम अजीब है, बट इसे याद कर लेना क्या ही जाएगा आपका। हिंदी है, हिंदी याद हो जाता है। वैसे यह समझ लिए आपको, वही भी बहुत अच्छा है। मध्यकाल में क्या है? 1500 से 1800 ईस्वी तक की बात करेंगे हम। मध्यकाल में कहाँ से बात करेंगे? 1500 से 1800 ईस्वी की बात करेंगे।
अभी तक कहाँ से बात कर, अभी तक हमने आदिकाल में 1000 से 1500 ईस्वी तक बात की। अब मध्यकाल में हम 1500 से 1800 ईस्वी तक की बात करेंगे। मध्यकाल के समय हिंदी प्राकृतिक बोलियों विशेषकर ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली विकसित होकर सामने आई। अब मध्यकाल तक क्या है, बोलियाँ सब विकसित हो गई, सब हमारे सामने आ गई। खड़ी बोली तथा खड़ी बोली गद्य का विकास इसी युग में हुआ है। खड़ी बोली के गद्य जो विकास हुआ है वो इसी युग में हुआ है। ध्वनि, फारसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में तुर्की, अरबी और फारसी के शब्द और नए व्यंजन शामिल हो गया, और जैसे कि क, ख, ग, ज, फ, इसी प्रकार के कुछ शब्द जो है बदलाव आया। जैसे कि राम, पहले राम में हलंत लगेगा, पहले संस्कृत में चलती थी ना तो हलंत लगती है, अब राम की जगह राम कहा जाने लगा, अब डायरेक्ट राम कहा जाने लगा। व्याकरण, मध्यकाल में ही हिंदी व्याकरण पूरी तरह से विकसित हो गया और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। और ये सब क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। अपभ्रंश के ज़्यादातर रूप समाप्त हो गए और अपभ्रंश तो इसमें और अधिक थोड़ा समाप्त हो गए रूप हो गए, जो कि बच्चे थे, जो भी कुछ बचे थे वो भी समाप्त हो गया। अब हिंदी व्याकरण में शामिल हो गया, और वो किस चीज़ में हो गया, हिंदी व्याकरण में शामिल हो गया। इसके अलावा परसर्गों और सहायक क्रियाओं का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। इन सब का परसर्गों, ये सब का क्या क्रिया है, सब ज़्यादा प्रयोग होने लगा। फारसी के प्रभाव से हिंदी वाक्य रचना में बदलाव आया। फारसी जो हमारे से क्या है, हिंदी भाषा में बदलाव आ गया। पहले की प्रयोग नहीं होता था, पहले की का प्रयोग नहीं होता था, पर अब फारसी की तरह प्रयोग होने लगा। की हर चीज़ में देखोगे। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि की आता है। शब्द भंडार, मध्यकाल के आते आते काफ़ी शब्द फारसी, अरबी तथा परसों से तक शब्द हिंदी भाषा में शामिल हो गए। शब्द भंडार में क्या है, तो मध्यकाल जैसे ही आते आते वो सब बहुत ही जो क्या है हिंदी भाषा में शामिल हो गए। और इन विदेशी शब्दों की संख्या, और जो हमारा जो ये सब अरबी भाषा है, फारसी, अरबी तथा पश्तो की कई सब जो है हिंदी भाषा में जो शामिल हो गए, विदेशी के शब्दों की संख्या 5000 से ऊपर हो गई। इनकी क्या हो गई, 5000 से ऊपर। फारसी के कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी प्रयोग होने लगा। भक्ति काल, भक्ति में जो है आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। यूरोप के संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द हिंदी में आ गए। और ये सब क्या गए, पुर्तगाली, स्पेनी, भाई ये सब किस चीज़ में आ गए, हिंदी में आ गए। साहित्य में प्रयोग, साहित्य में प्रयोग इस काल के अनुसार राजस्थान की भाषा क्या है, अवधी। कृष्ण भगवान की ब्रज, विशेष रूप से ये साहित्य में ही लिखा जाता है, अवधी में लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है, ब्रज में लिखा जाता है। इसके अलावा दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली भी रचना हुई है। इस काल में प्रमुख साहित्यकार, जैसे इस काल में क्या क्या कौन कौन प्रमुख साहित्यकार है, जयसी, सूर, नीरा, तुलसी, भूषण देवी आदि। तुलसी के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें तुलसी के बारे में भी दे रखा है, भूषण के बारे में दे रखा है। ये हमारे जो बुक है इसके अंदर, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगर होगा तो पढ़ेंगे। आधुनिक काल में 1800 ईस्वी, अब 1800 ईस्वी की बात कर रहे हैं। 1800 ईस्वी में से अब तक क्या हुआ आधुनिक काल, तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा, अभी हम लोग 1500, 1000 से 1500 से 1800 तक मध्य युग है। अब हमें आधुनिक में क्या, आधुनिक का जिसका समय 19वीं सदी से आरंभ होता है, जब साहित्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। और उस समय क्या होगा, ब्रज भाषा के स्थान पर क्या कौन सा बोली प्रयोग होने लगा, खड़ी बोली का प्रयोग दिखाने लगा। गद्य के सभी जो गद्य है हमारा, जो ब्रज भाषा में हमारा क्या है, गद्य भाषा जो है उसका क्या दिखाई देने लगा, तो हमारा दिखाई गद्य की सभी विधाओं यथा निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचन आदि का विकास हुआ। इन समय किस चीज़ का विकास हुआ, हमारा गद्य के सभी विधाओं यथा निबंध, विधाओं छोड़ो, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचन आदि का विकास हुआ। ध्वनि, आधुनिक काल में शिक्षा और फैलाव और उर्दू के प्रभाव से क, ख, ग, ज,
फ, ये सब जो है हमारा क, ख, ग, ज, फ अक्षर निश्चित लोगों में आम थे, लोग इसलिए आम थे भाषा। ये सब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी के ज, फ कुछ हद तक इस्तेमाल होते हैं और ख, ख, ग का प्रयोग कम हो गया है। और हमारा जैसी अंग्रेजी भाषा है तो हमारा क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा, ज, फ का ज़्यादा हो गया, और ये जो हमने बोला क, ख, ग, ज, फ इन सब उपयोग कम हो गया, इस्तेमाल ही कम हो गया। और नई पीढ़ी के जो नई पीढ़ी थे ग का उपयोग करने लगे। व्याकरण आदिकाल से अलग अलग बोलियों का व्याकरण शुरू हो गया था, जो कि व्याकरण काल से अलग अलग लोगों का बोली शुरू हो गया था, लेकिन उस समय कई व्याकरण रूप एक जैसे थे, और लेकिन उसमें क्या बहुत से एक जैसे होते हैं, एक जैसे थे। आधुनिक काल तक आधुनिक काल में क्या था, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली जैसे भाषाएं का व्याकरण इतना अलग और स्वतंत्र हो गया कि अब उन्हें आसानी से अलग अलग भाषा में पहचान लेता है। अब वो आधुनिक काल आता तो इतना अलग हो गए कि अब उसे अलग ही से हम पहचान लें कौन सा भाषा कोई बोल रहा है। आपके सामने कौन सी भाषा बोल रहा है, आपको इसे पता चल जाएगी कौन सा भाषा बोल रहा है। तो आपको ये पहले पता चल जाता है कि अब बिल्कुल हम अलग ही रूप से पहचान लेते हैं। मध्यकाल में तो हिंदी के वाक्य रचना पर फारसी पर कुछ असर पड़ा था। आधुनिक काल में अंग्रेजी भाषा से फारसी महत्व कम हो गया। अब हर जगह दफ्तर, समाचार पत्रों और सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का अधिक उपयोग हो रहा है। अब देख रहे हो मध्यकाल से हिंदी, जब अंग्रेजी है तब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, अब इंग्लिश आया है तो हर जगह पे इंग्लिश का ही ज़्यादा वैल्यू है। हर जगह कोई भी हमारा गवर्नमेंट का काम हो, सरकारी काम हो, चाहे कोई भाषा, अधिक क्या उपयोग हो रहा है तो इंग्लिश ही उपयोग हो रहा है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा की रचना में मुहावरे, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो मुहावरे, कहावतें अंग्रेजी प्रभावित, इससे क्या इससे प्रभावित हुए। शब्द भंडार आधुनिक काल 1800 से जो हमारा शब्द भंडार है, जो कि क्या कहते हैं, हमारा शब्द भंडार है हमारा, एक मिनट, हाँ शब्द भंडार है जो हमारा आधुनिक काल 1800 से अब तक हिंदी के शब्द भंडार का 6 या 7 भागों में बांटा है जा सकता है। 6 या 7 भागों में बांटा जा सकता है। 1800 से 1850 में क्या हुआ था, 1800 से 1850 में हिंदी के शब्द में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ और यह मध्यकाल जैसा ही था। फ़र्क सिर्फ ये था कि अंग्रेजी के शब्द धीरे धीरे शामिल होने लगे। इसमें कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं है, बस इतना था कि हिंदी में अंग्रेजी भाषा शामिल हो। ये स्कूल, अगर हम इसे इंग्लिश में हिंदी में बोले तो हिंदी में भी स्कूल ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते विद्यालय, इसी को बोलते हैं। 1850 से 1900 इस समय और अधिक शब्द अंग्रेजी में आए और आर्य समाज के प्रभाव से तत्सम में संस्कृत के मूल शब्दों का उपयोग बढ़ा और कुछ पुराने तद्भव शब्द कम हो गए। जैसे इंद्री की जगह पे इंद्रिया शब्द आ गया। और इसमें क्या 1850 से 1900 में तो और ज़्यादा इंग्लिश आ गया। 1900 के बाद द्विवेग युग और छायावादी काल में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उपयोग काफ़ी बढ़ा। इस दौर से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जैसे लेखकों ने अपनाया। साहित्य का उपयोग आजकल भारतीय राजनीति का भाषा मुख्य रूप से हिंदी, और यही खड़ी बोली का हिंदी हमारी राजभाषा हो गई है। अब हमारा हिंदी जो है दफ्तर में काम होता है, ठीक है, हर जगह काम होता है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है इसमें क्या है, कोई भी राजनीति करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब तो हर कोई हिंदी ही कॉमन बोलता है। कोई भी अगर नेता है, अगर हमारे वोट के लिए खड़ा है तो किस चीज़ में भाषण देता है, हिंदी में देता है, इंग्लिश में नहीं देता है। तो हमारा क्या है, हमारा हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। अब हमारा इसका निष्कर्ष लिखना चाहिए। अगर निष्कर्ष लिखना चाहते हैं तो निष्कर्ष क्या होगा, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से शुरू होकर ब्रज और अवधी जैसे बोलियों की ओर बढ़ा और फारसी और अरबी के प्रभाव से शब्दवाली में बदलाव आया और आधुनिक काल में खड़ी बोली का उदय हुआ। अंग्रेजी और भाषा ने प्रभाव किया, नया शब्दवाली और व्याकरण में बदलाव आए। आज हिंदी एक समृद्ध और विविध भाषा है। ऐसे आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। आपको अब ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हम पार्ट 2 में ये भी बात करेंगे कि कौन से यूनिट कितने नंबर का है, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन बाय बाय।